जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है सामाजिक आंदोलन। यह जो आपका टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि सामाजिक आंदोलन हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हमें श्रमिक, किसान, महिला, पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ना है। मैंने हर एक आंदोलन की वीडियो बना रखी है। इसमें आज जो हम कवर करेंगे स्पेशली वो करेंगे किसान आंदोलन को। तो सबसे पहले 15 से 20 मिनट में मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और इसके नोट्स आपको एक एक करके समझाऊंगा। उससे पहले हम समझेंगे कि इसमें से एग्ज़ाम के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आते हैं किसान आंदोलन के उदय के बारे में, किसान आंदोलन के विस्तार के बारे में, किसान आंदोलन के चरण के बारे में, किसान आंदोलन के आलोचनात्मक बताइए, किसान आंदोलन कौन कौन से हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को इसी के अंदर मैंने कवर करके रख दिया है ताकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नंबर ना कटे। अब हम शुरुआत करते हैं इसको समझाने से। तो देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि किसान आंदोलन है क्या। तो आपको पता ही है किसान किसान कौन है। किसान एक वह व्यक्ति है या फिर एक वह परिवार है जो खेती पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, जो खेती करता है और उससे जो से आय मिलती है उससे उसका घर चलता है। ठीक है दोस्तों, किसान वो है जो खेती पर निर्भर करता है और उससे जो पैसा आता है उससे उसका परिवार चलता है। तो ये किसान है। अब ये आंदोलन क्यों कर रहा है? यह आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो काम कर रहा है उसमें वो बदलाव चाहता है। आंदोलन का मतलब मैंने आपको शुरुआत वाली वीडियो में क्या बताया था? बदलाव। जब हमें कोई बदलाव चाहिए, जब हम चाहते हैं कि हमारे काम में बदलाव आए, तो किसान जब आंदोलन करता है जब उसे बदलाव करना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसानों ने आंदोलन की शुरुआत कब से की और इतिहास में जब से हमारे भारत में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि हमारे देश में हर रोज़ 28 किसान सिर्फ खेती की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि हर रोज़ 28 किसान सिर्फ अपनी खेती की वजह से, अपनी किसान करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से मौसम नहीं होता, उनकी फसल नहीं बिकती, कर्ज, कई कारण होते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पुराने भारत में किस तरह से किसानों ने आंदोलन किए। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा राजा के ज़माने में, जब हमारे भारत में अंग्रेज़ नहीं आए थे। उससे पहले किसान खेती करता था और उसमें से अपना हिस्सा राजा को दे देता था। तो एक किसान को उस टाइम में टैक्स देना होता था और उस टाइम में राजा की जिम्मेवारी खेतों की होती थी। तो उस टाइम में खेती या खेती करने वाले को इतनी समस्या नहीं होती थी जितनी राजाओं के बाद अंग्रेजों के आने से हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने क्या क्या समझा? अब तक हमने ये समझा है कि किसान वो व्यक्ति है जो खेती करता है, खेती पर निर्भर रहता है। हमारे देश में हर रोज़ 28 लोग खेती की वजह से मर जाते हैं, किसान मर जाता है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि राजा के ज़माने में किसी भी तरह से किसान को उतनी समस्याएं नहीं थी जितनी राजाओं के बाद से हुई जब अंग्रेज आ गए। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने किसानों का शोषण किया, अंग्रेज़ों ने किसानों का पतन किया, अंग्रेज़ों ने उनके आर्थिक परितंत्र को खो दिया, अंग्रेज़ों ने उन्हें खेतीहर मजदूर बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अंग्रेज़ों ने दोस्तों क्या किया कि जो भी फसल हो, उनको ये मतलब नहीं था, राजा का मानना ये था कि अगर किसान ने खेती करी है, अगर उसकी खेती सही हुई है तो उसका इतना हिस्सा टैक्स ले लो। ठीक है, उसके खेत का 1/3 या 1/4 हिस्सा क्या करो, टैक्स के रूप में ले लो। लेकिन अंग्रेज लोग आए, उन्हें खेती से मतलब नहीं था। उन्हें खेती हो ना हो, उन्हें 1/4 नहीं, 1/3 या आधे हिस्से तक वो ले लेते थे। या फिर वो ऐसा कहते थे कि आधे जगह पे हमारे लिए फसल उगाओ, नहीं होगी तो इसका नुकसान हमें दो। तो मतलब क्या किया अंग्रेज़ों ने? कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई थे उनका शोषण करना चालू कर दिया।
मतलब कैसे, तो उसके ऊपर भी मैं आपको कई सारे आंदोलन बताऊंगा जो अंग्रेज़ों के समय में हुए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, समझ में आ रहा है आपको? अब तक हमने ये पढ़ा है कि राजा के ज़माने में खेती ठीक ठाक थी, राजा किसानों के दर्द को समझ रहा था, अंग्रेज़ नहीं समझ रहे थे। अंग्रेज़ कहते थे कि इतनी जगह पे मेरे लिए फसल उगाओ, नहीं उगाई तो इस जगह के पैसे देना मुझे। उसके बाद में वो किसान के मौसम, किसान के दुख दर्द को नहीं समझता था, राजा छोड़ देता था कि इस साल खेती नहीं हुई तो किसान कहाँ से मुझे टैक्स देगा। लेकिन राजा ये बात, अंग्रेज़ ये बात नहीं समझते थे। तो सबसे पहला जो आंदोलन हुआ है अंग्रेज़ों के ज़माने में उसे बोलते हैं संथाल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा आंदोलन है? संथाल आंदोलन। तो ये आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में। अब संथाल आंदोलन क्या था? संथाल एक जगह है, एक आपका क्या कहते हैं उसे, जनजाति है। ठीक है, एक कबीला था संथाल जो पहाड़ी पे रहता था। ठीक है, अब पहाड़ों पर क्या होता है दोस्तों, ये इलाका पहाड़ी है, इन जगह पे थोड़ा मैदान था और सब जगह पे जंगल झाड़ थे। इन्होंने संथालों से कहा कि ज़मीन को साफ़ करो और इस जगह को साफ़ करोगे तो ये जगह पर आप खेती करना और ये जगह हम आपको दे देंगे। तो संथाल लोग बड़े खुश हुए कि हमने इस जगह को क्या करना है, साफ़ करना है और ये जगह हमारी हो जाएगी। अंग्रेज़ों ने चाल चली, इन्होंने 10 से 12 साल में ये जगह साफ़ कर दी इंसान ने। आज के टाइम में मशीन 2-2 साल ले लेती है, उस टाइम में इंसानों ने ही पूरी जगह को साफ़ कर दिया। जैसे ही साफ़ किया तो उन्होंने कहा अब इस जगह पे हमें 10वां हिस्सा कर के रूप में दो, टैक्स दो। फिर धीरे धीरे करके इसे बहुत बढ़ा दिया। तो इसीलिए संथालों ने सबसे पहला आंदोलन किया। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ ली, लेकिन उन्होंने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी वो लड़ रहे थे तीर कमान से, डंडों से, और अंग्रेज़ों के पास थी बंदूक। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों के पास थी बंदूक। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला आंदोलन किसानों के थ्रू संथाल से हुआ। तो आपको बताना होगा संथाल एक जनजातीय कबीला था जिसने बहुत बड़े पहाड़ी हिस्से को क्या किया, एक मैदान में बदल दिया, खेती की जगह में बदल दिया। अंग्रेज़ों ने फिर उससे 10% कर मांगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उस कर की संख्या को बढ़ा दिया। इस वजह से उनके बीच आंदोलन हुआ। तो सबसे पहला आंदोलन संथालों ने किया और वह आंदोलन उग्र था, लड़ाई वाला था और उसमें संथालों की हार हुई थी। तो ये आप समझ गए दोस्तों। अब तक हमने क्या समझा है, राजा के समझता था दुख दर्द को, अंग्रेज नहीं समझते थे। सबसे पहले उन्होंने संथालों से पंगे लिए और संथालों का दमन कर दिया। ठीक है, अब अगला आंदोलन कब हुआ? 1857 की क्रांति सुनाई होगा आपने। 1857 की क्रांति का ऐसा कारण माना जाता है कि 1857 में सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो किसान थे। अवध के किसान परेशान थे, कई जगह के। उधर क्या होता था दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने काम कर लिया था, वो किसानों को उठा लेते थे, किसानों को मतलब गांव से उठा लेते थे नए नए लड़कों को, और उन्हें जाकर एक जगह पर अंग्रेज़ों के पहरे में रख देते थे और इनका काम था खेती करना। उसके बाद में भी ये तो अलग चीज़ हो गई, हर जगह उन्होंने किसान को शोषित कर दिया। किसान को बोला तुम हमें टैक्स दो चाहे तुम्हारी खेती हो ना हो। अब मान के चलो मैं एक किसान हूँ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हूँ, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आज हमारे भारत में उस टाइम कोई ज़मीन से पानी निकालने के स्रोत नहीं थे, नदी नालों का इतना स्रोत नहीं था कि हर खेत तक पहुँचाया जा सके। बारिश भगवान की कृपा पे होती थी, हम लोग यज्ञ करते थे बारिशों के लिए, सूखा पड़ता था, अकाल पड़ जाता था। ऐसे टाइम में अंग्रेज़ कहते थे पैसा दो, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे किसके पास? बड़े बड़े धनी सेठों के पास कि हमें पैसा दो, हमें पहले अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना है। तो ये लोग क्या करते थे, एक बार जो कर्ज ले लिया उस पर ब्याज बहुत मोटा लगता था, किसान लोगों का ब्याज लगता था, उस ब्याज के बाद अगला कर्ज लेते थे ब्याज। तो ये बंदा किसान खेती करके क्या करेगा, वो तो कर्ज ब्याज में ही मर जाता था। इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी नरक बन गई। बेटी की शादी हो तो ब्याज, कर्ज। तो उनको पता चलता था कि उनकी धीरे धीरे जो छोटी मोटी ज़मीनें किसानों की वो तो जा ही रही है और वो कर्ज में ऐसा डूब रहे हैं कि उनके आने वाली 4 पीढ़ी भी इस कर्ज को नहीं निपटा पाएगी। तो अंग्रेज़ों ने इतना शोषण किया, इसीलिए 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों के साथ उन सेठों को भी, उन अमीर रसूदखोरों को भी लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। तो 1857 की क्रांति में किसान की ही क्रांति थी, वो भी एक किसान का ही आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, तो किसान के कितने आंदोलन हो गए? 2, एक संथाल वाला और एक 1857 वाला। इसीलिए लोग कलप गए थे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि किसान आंदोलन 2 बार हो चुका है। अब तीसरा दोस्तों जो था वो था 1918 में नील उत्पादन।
इसमें क्या हुआ था आपको पता ही होगा, चंपारण का आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? चंपारण आंदोलन। ये किसानों द्वारा बिहार में चलाया गया था और इसकी हवा दूर दूर तक फैली थी। अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई हमारे लिए नील उगाओ, और नील उगाने के लिए एडवांस पेमेंट दे दी। अब नील उगाने में क्या होता है कि जब आप नील उगाओगे तो अगले साल तक या 6 महीने तक उसमें कोई फसल नहीं उगा पाओगे, क्योंकि वो ज़मीन को इतना शोषित कर देता है। उसके बाद में नील को बहुत बहुत केयर से उगाना पड़ता है। तो इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने पैसे दे दिए और कहा इसे उगाओ। अब जो किसान थे उन्होंने कहा हम इसे उगा लेते हैं, और उन्होंने कुछ पैसा ले लिया और कुछ पैसा सूदखोरों से ले लिया कि भाई इसे उगाकर बेचकर फिर हम अंग्रेज़ों को बेचकर इससे पैसा कमा लेंगे। उसी टाइम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को फैक्ट्रियों में बनी नील मिलने लग गई। ठीक है, फैक्ट्री में बनी नील मिली तो उन्होंने भारतीय किसानों को कहा हम नहीं ले रहे, हमारा एडवांस दो और हमें इसका टैक्स दो। ऐसे में क्या हुआ कि किसान के पैरों से ज़मीन खिसक गई। जैसे कि मान के चलो आपको मैंने कहा कि भाई मैं आपसे खेत में ये चीज़ खरीद लूँगा, ठीक है, और मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खरीद रहा, तो आपने जो इस चीज़ पे उगाया किसे बेचोगे? मैं ही खरीदने वाला था, मेरे लिए ही स्पेशल उगाया, मैं ही मना कर दूं। तो यही चीज़ हुई थी उस टाइम में चंपारण आंदोलन में। तो वहीं से गांधी जी का एक नाम उठ गया था, या फिर कहें कि गांधी जी उस दिन पहचाने गए थे, क्योंकि उन्होंने पहला आंदोलन किया जो बड़े शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक रहा। पहली बार अंग्रेजी सरकार झुकी थी, उन्होंने कुछ माफ़ कर दिया था। तो ये तरह से आपके अब तक कितने आंदोलन हो गए? 3 आंदोलन दोस्तों। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? राजा के बाद अंग्रेज़ों के टाइम में संथाल आंदोलन, 1857 का आंदोलन, 1918 का नील उत्पादन आंदोलन। अब मैं बताऊंगा आपको महात्मा गांधी जी, वो इसीलिए जाने जाते थे। अगर आप देखो महात्मा गांधी जी का नाम किस लिए था, तो वो नाम बहुत बड़ा किसानों की वजह से उठा था। दोस्तों आपको मैं कहानी बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी के बारे में किसान मतलब क्या कहते थे कि भाई महात्मा गांधी जी आ गए हैं, वो भगवान हैं। उनके लिए भगवान की कहानी चलने लग गई थी कि भाई एक वो भगवान का रूप है। कोई उन्हें कुछ रूप में बोलता था, कोई कहता था कि उनका नाम लेने से ये सारे काम सफल हो जाते हैं, ये हो जाता है। मतलब उनके लिए बहुत हवा बन गई थी। किस लिए दोस्तों? क्योंकि महात्मा गांधी जी किसानों से अपने आप को जोड़ते थे। उन्हें आपने देखा होगा कि उन्होंने स्वदेशी को वो किया। तो किसान, महात्मा गांधी जी भी किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा भाग रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, राजा के ज़माने से लेकर अंग्रेजी ज़माने तक के किसानों के आंदोलन। तो राजा के ज़माने में आंदोलन वैसे तो होता ही नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कितने आंदोलन हुए स्वतंत्रता तक। अब बात करते हैं सन 1947 जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद कौन कौन से आंदोलन हुए। अब देखो दोस्तों, 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत के आज़ाद होते ही आपको पता ही है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो थे वो जागीरदार थे या ज़मींदार थे। और वो लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन पर बोलते थे खेती करो, और कर लेते थे। उस टाइम में 47 के समय में भी हमारे देश में कृषि के लिए आधुनिक चीज़ें नहीं आई थी। किसान कैसे खेती करता था? मतलब कि बारिश पर। अभी भी कई गाँव ऐसे जहाँ पर हम बारिशों पर निर्भर हैं, अभी भी हम ज़मीन से पानी या फिर पानी के स्रोत नहीं है कहीं खेती करने वाली जगहों पर। तो वहाँ पर इसी तरीके से हमारे 47 के समय में हर जगह थी। उस टाइम में आप देखोगे तो नोट पर 5 के नोट के पीछे ट्रैक्टर था, या फिर उस टाइम में 1 के सिक्के पे अन्न का निशान था। तो क्यों था दोस्तों? क्योंकि इसीलिए था कि उस टाइम में खेती हमारे देश की प्राइमरी चीज़ थी। हमारे देश का 80% जनता खेती से अपना गुजारा करती थी, और खेती हमारे देश का सबसे मेन इनकम था। खेती हमारे देश को ही चला सकती थी। देश का लोग खाना हमारे देश से ही हमें पूरा करना था। तो इसीलिए उस टाइम क्या हुआ, कई आंदोलन हुए स्वतंत्रता के बाद। अभी तक मैंने स्वतंत्रता से पीछे बताए थे आंदोलन। अब भारत स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहले आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था तेभागा आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में 1947 के आसपास हुआ था, स्वतंत्रता के तुरंत बाद हो गया था। इस आंदोलन में क्या हुआ था दोस्तों कि हमने ये बोला था कि भाई खेती में ना, जो खेती करते, अब मान के चलिए आप तो इस ज़मीन के मालिक हैं, आपने कहा खेती करो, आप किसान थोड़ा ना हुए, यहाँ पर लेबर काम कर रही है और लेबर को आप बहुत कम हिस्सा देंगे। तो तेभागा आंदोलन के तहत ये किया गया था कि भाई कहीं ना कहीं जो किसान खेती कर रहा है उसको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मेन खेती तो वही कर रहा है। तो एक बटाई का बहुत बड़ा हिस्सा लेने की बात की गई थी। और अपने दमन जो टैक्स लिया जाता था
जागीरदारों द्वारा उसे मना किया जाता था कि ये टैक्स ना लिया जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है कि अभी तक हमने ये समझा है कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, तेभागा आंदोलन हुआ है, तेभागा आंदोलन के बाद यहाँ पर हरित क्रांति हुई। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति क्या थी, ये 1955-60 के आसपास आई थी। इसमें क्या हुआ था कि अब हमने अपने खेती करने के तरीके बदल लिए, अब हमने मशीनों पर ध्यान दिया। जिस जगह पर हम एक जगह पर 10 किलो अनाज उगता था, अब हमने इस क्रांति के तहत 100 किलो अनाज उगाना चालू कर दिया। अब पूछोगे कैसे, तो देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, हम खेती कर रहे हैं और खेती करते 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 हमारे कई फसलों पे कीड़े लग गए, कई फसल पनपे ही नहीं। तो जहाँ पर हम सोचते थे इस जगह से कितना अनाज निकलता था, 10 किलो। अब हरित क्रांति हुई तो हमने क्या किया, बढ़िया बढ़िया मशीनें ले आए, ट्रैक्टर ले आए, हमने केमिकल डाल दिया, हमने पानी की चीज़ें ले आए, और इससे क्या हुआ, जिस जगह पे 10 किलो होता था वहाँ पर बहुत कम नुकसान हुआ और उस जगह से हमें 100 किलो अनाज निकलने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि खेती करने वाले लोगों के जीवन में एक बदलाव आया। अब हमें बारिश पर निर्भर ज़्यादा नहीं रहना पड़ता था, हमें अच्छे बीज मिलने लग गए, हमें टेक्निकल चीज़ें मिलने लग गई, हम कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट किया, हमने कृषि में क्रांति की और इस तरीके से हमारा देश कृषि में आगे बढ़ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हरित क्रांति से कहीं ना कहीं किसान की जो खेती बाड़ी की समस्या थी, जो फसल उगाने की समस्या थी, वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई। अब आप कहोगे कि आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में संथाल या 1857 या 1918 जैसे आंदोलन क्यों नहीं हुए। तो देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, स्वतंत्र भारत होते ही, अगर मैंने आपको श्रमिक आंदोलन आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भारतीय किसान आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन, उसके बाद में भारतीय अखिल कांग्रेस यूनियन, और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता यूनियन, कई तरह की यूनियन बन गई, कई तरह के ग्रुप बन गए। तो अभी भी अगर आप न्यूज़ मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर दिखाया होगा कि 100 से ज़्यादा किसान के जो हैं अपने अपनी यूनियन है। ठीक है, तो वो सारे यूनियन, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, पंजाब का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, इसमें भी 2-3 तरह के हैं, 4-5 तरह के हैं, 1-2 तरह के। तो ये सारे एक यूनियन बन गए, गुट बन गए, जो अपने अपने लिए अलग मांग करते थे। तो देखो दोस्तों, जैसे हम डेवलप करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो अब किसान की कुछ अलग अलग मांगे आ गई हैं। जैसे किसान अब ये नहीं मांगता, अब किसान मांगता है कि भाई मुझे ना अपने खेत के लिए जल चाहिए, और वो जल मैं जब लाऊं तो बिजली का जो दाम है वो कम होना चाहिए। उसके बाद में अगर मेरी फसल ख़राब हो जाए तो मेरी फसल का बीमा मिलना चाहिए। अगर मेरे पास कर्ज ज़्यादा हो गया तो सरकार मेरे कर्ज को माफ़ करे। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि हमारे देश में रोज़ 28 लोग खेती करने वाले अपनी खेती की वजह से जान दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीज़ें हैं। अब हम हर एक चीज़ को मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, इस पूरे चैप्टर का मैंने आपको एक तरह से रस दे दिया है। अब हम इसे एग्ज़ाम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या कैसे लिखना है उसके हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो मुझे कमेंट करके किसी भी हालत में बताओ कि समझ में आया कि नहीं, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर दिमाग में एक चीज़ रखने की कोशिश की है, तो इसके लिए बहुत मेरी मेहनत लगी है। अब हम एक एक करके इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ बोला गया है किसान आंदोलन का अर्थ। किसान आंदोलन का अर्थ किसान के आंदोलन करने से है, इसके अंदर कुछ बदलाव चाहता है, मतलब किसान चाहता है कि खेती के अंदर बदलाव आए। किसान आंदोलन में उनके शोषण, पतन एवं आर्थिक परितंत्रता के खिलाफ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये बताया गया कि किसान जो है ना, उसे शोषण से अलग होना है। उसको ऐसा नहीं करना कि वो दबा रहे, कर्ज में ही ज़िंदगी भर खेती ना करे, वो अपने आप को परेशान करे। ठीक है, उसको आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए कि भाई उसके पास पैसा हो, वो भी खेती से अच्छा पैसा कमाए, खेती को एक अच्छा साधन माना जाए। ऐसा माना जाए जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं बड़ा होकर बिजनेस करूँगा, मैं ये दुकान खोलूँगा, तो वैसे ही वो भी बोले कि मैं खेती करूँगा क्योंकि खेती से इतना पैसा तो निकले। ठीक है दोस्तों, जिससे उसका अच्छा घर चल सके। किसान कदम से संबंधित अन्य समूहों को भी इन आंदोलनों का एक आवश्यक अंग हो सकता है। तो देखो, किसान से जुड़े लोग भी हैं जो किसान जैसा काम करते हैं, जैसे किसान के खेत में हल जोतने वाले, धान रोकने वाले, ग्रामीण औरतें जो अनाज से भूसे को अलग करती है, खेती से जुड़े काम, वह कृषि के लिए किसी प्रकार के बदलाव के लिए खड़े होते हैं, उसे किसान आंदोलन कहा जाता है। जब ये लोग, जो ये लोग किसान खेती से जुड़े हुए हैं, वो अपनी मांग रखने जाते हैं, तो हम कहते हैं किसान आंदोलन कर रहा है। तो देख ही रहे हैं आपके कैसे किसान आंदोलन करने के लिए आज भी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो अभी देख रहे होंगे कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन किस तरह से कर रहे हैं, वो किस तरीके से
कानून के विरोध में हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहे हैं स्वतंत्रता से पहले कई सारे किसान आंदोलन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान बदलाव आज से चाहता है, किसान बदलाव अंग्रेजों के समय से चाह रहा है। संथाल एक समूह था जिन्हें पहाड़ों में एक हिस्से को साफ करने के लिए दिया गया। उन्हें वह ज़मीन मुफ्त में खेती करने के लिए मिलने वाली थी, जिसके लिए उन्हें बंजर ज़मीन व उस जगह को बहुत ही बदल दिया, जिसके बारे में अंग्रेज़ सरकार ने जिक्र किया कि परंतु अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ पर समस्या यह खड़ी की कि ये कड़ी नहीं खड़ी है दोस्तों, ठीक है, कि जब उन्होंने जंगल को अच्छी ज़मीन में बदल दिया तब उनके ऊपर इतने कर लगाए कि वह कर के नीचे दब गए। और सबसे पहले एक आंदोलन किया जिसमें कृषि आंदोलन किसी हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि वह उनके व्यापार व खान पान कृषि से जुड़ा हुआ था। तो संथाल के बारे में आपको बताया था, संथाल के बारे में बताया था, ये किताब में जिक्र भी है अंग्रेजों के कि भाई जब वो यहाँ पर आए थे, बुकानन था शायद जिसने किताब लिखी थी, तो बुकानन ने बताया था कि ये जगह बहुत ही मुश्किल है, इस जगह को बदलना बहुत मुश्किल है, जिसे संथाल ने करके दिखाया है। और इस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे ज़मीन को उन्होंने बंजर से या फिर ख़राब ज़मीन से, पथरीली ज़मीन से खेती के लायक बनाया है। और ये अब ज़मीन उनकी किस लिए, संथाल उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसे टाइम में अंग्रेज़ों ने जब कर लगाया तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने तीर कमान से लड़ाई की और वो उस लड़ाई में हार गए। तो जब आप अपने बदलाव के लिए लड़ाई करते हैं तो उसे भी आंदोलन कहा जाता है। तो किसान पहला आंदोलन संथाल आंदोलन कहा जाएगा। अब कह रहा है 1857 की क्रांति, ये भी कहीं ना कहीं किसानों का एक बहुत बड़ा रोष, गुस्सा था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रैयतवाड़ी व्यवस्था व जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने खाता बुक जला दिया। उन्होंने ब्याज घरों व अन्य भंडारों को लूट लिया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने इस खेती से जुड़े करों को लेकर काफ़ी समझ कर रखा था। अब आप कहोगे कि इसमें क्या हुआ। 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था खेती किसानों का कि उन्होंने जिस जगह पर लिखी हुई थी ना कि इस बंदे ने इतना पैसा ले रखा है, उसे जला दिया, उसे छेड़ दिया। उसके बाद जहाँ पे खाना रखा हुआ था उस अनाज घर को लूट लिया। क्यों? क्योंकि इतनी त्रासदी मची हुई थी। अब उससे आगे आते हैं। अब जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो अंग्रेजों ने पहला बदलाव ये किया कि उन्होंने कानून बदल दिए। 1857 की क्रांति से पहले ये होता था कि आपने पैसा ले रखा है तो क्या करते थे, आपने 100 रुपये ले रखा है ना, तो यहाँ पर जगह खाली छोड़ देते थे और इस पर वो पैसा और भर देते थे और आपको अब इतना पैसा चुकाना है और उसका ब्याज चुकाना है। तो ऐसी चीज़ें होती थी। तो इसे करके सरकार ने कई सारे नियम ला दिए थे कि इस तरह की मनमानियाँ ना हो किसी भी तरह से। अगर आपने 10,000 लिए हैं तो सरकार ने ये रूल ला दिया था 1857 की क्रांति के बाद कि आप 20,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, चाहे जितना मर्जी आपके पास ब्याज लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया गया। अब कह रहे हैं नील उत्पादन। नील उत्पादन को लेकर अंग्रेज सरकार ने भारतीयों से नील लेने से जब मना कर दिया क्योंकि कृत्रिम नील बनाई जाने लगी थी, ऐसे में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से एक बहुत बड़ा कर सर्वप्रथम माफ़ करवाया था। इससे भी किसी भी तरह का किसान आंदोलन किया कहा जा सकता है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोग इसलिए सड़क पर उतर गए क्योंकि अंग्रेज सरकार ने किसानों का बहुत ही शोषण किया था, लोगों को बहुत बड़े जबरन मजदूर बनाए रखा था और कहीं ना कहीं अंग्रेजी व्यवस्था के भारत ने उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा कारण किसान वर्ग था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण किसानों का ही हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई नहीं होता, बट किसान इसलिए सामने आए क्योंकि उन्होंने किसानों को बहुत परेशान कर दिया था। तो यहाँ तक दोस्तों आपको सब समझ में आ गया है कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है? तो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वैसे मैं वो बता देता हूँ, अब तक हमने पढ़ा गया है, जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ बता रहा हूँ कि संथाल हो गए या फिर नील की खेती हो गई या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोगों का रोष हो गया, तो वो किसानों का ही था। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि संविधान निर्माताओं को यह मालूम था कि भारत में हमें एक सामान्य वर्ग को रखना है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ 80 से 85% स्वतंत्रता के समय कृषि से जुड़े हुए लोग कामों पर निर्भर करते थे। आज भी 60 से 70% लोग कृषि से ही जुड़े हुए व्यापार पर निर्भर है। तो देखो, उस टाइम में 80% से 85% लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते थे। आज के टाइम में 60 से 70% या 75% लोग इससे जुड़े हुए हैं। कोई सामान बेच रहा है, कोई कृषि के साथ जुड़ा हुआ है ना, कहीं ना कहीं। तो यही बात बताया गया कि भाई मेन सरकार को ये पता था कि भाई संविधान बनाने वालों को कि हमारे देश का ऐसा संविधान होना चाहिए जहाँ किसानों को सारी चीज़ें मिले। इसलिए सरकार ने जैसे ही अपना संविधान बनाया तो उन्होंने भूमि सुधार नियम लाए। भूमि सुधार मतलब कि लोगों को अच्छे से अच्छा जगह दे सके, लोगों को हम कहीं ना कहीं
पुराने अंग्रेजी सरकार की तरह ऐसा ना कर दे कि किसान जूझता रहे। उसके लिए हम बहुत से काम करें। खाद्य संकट का सामना हमने 47 के समय 62 के तक बनी रही। तो 60 से 62 तक आपको पता है हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगा था। वो क्यों लगाया गया था? क्योंकि हमारे पास खाद्य संकट था। 47 में हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारी खेती से हमें इतना नहीं मिल पाता था कि हम उससे गुजारा कर सके, क्योंकि हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। और बाहर से मंगाने के लिए भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, तो हमें एक डोनेशन के रूप में अमेरिकी सरकार ने भेजा था, जो सही अनाज नहीं था। तो हमने, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान, क्योंकि 62 में चीन से युद्ध भी हुआ था और दूसरी तरफ हमारे देश में खाने के लिए अनाज की कमी थी। तो लोगों को उन्होंने कहा था कि आप व्रत करें ताकि कुछ अनाज बचे। उसके बाद में उन्होंने लोगों से गमले तक में अनाज उगाने के लिए कहा था कि भाई एक मतलब कि पॉइंट भी अनाज उगाओ तो सही, कुछ तो फ़ायदा होगा देश के लिए। तो लोगों ने बहुत बड़े रूप से इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में जैसे कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि ताली या थाली बजाने के लिए, तो पूरे देश ने बजाया था ना। तो ये तो छोटा सा इनिशिएट हो गया। वैसे ही जब उन्होंने कहा था तो लोगों ने बहुत व्रत रखने चालू कर दिए थे। मतलब कि हर कोई एक टाइम का खाना खाने लग गए थे कि भाई किसी न किसी तरह तो अनाज बचाओ, क्योंकि देखो एक टाइम का खाना खा के भी हम रह सकते, दूसरे टाइम का कोई खा लेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से इस चीज़ को उन्होंने टैकल किया था। लेकिन 62-70 के आसपास जब ये चीज़ आई थी, उसके हरित क्रांति आते ही यह चीज़ें बदल गई थी दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल का तिभागा आंदोलन, ठीक है, ये 1946 बताया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आज़ादी से, ये 1946 में शुरू हुआ था, लेकिन इसको पूरी चीज़ जो मिली थी वो 47-48 तक हुई थी। बंगाल का तिभागा आंदोलन फसल का 2/3 भाग हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदारों किसानों को दिलाने से आंदोलन था। तो मैंने आपको बताया था कि ये खेती है, अब ये आपका खेत है, अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई मेरे फसल खेत लो और मुझे इतना फसल दे देना, इसमें से ये रख लो, आप ये 3 का दूसरा, ये एक हिस्सा आप रख लो और मेरे को खेत का तीसरा हिस्सा दे दो, ठीक है, मतलब इतना हिस्सा दे दो। अब क्या हुआ, ये चीज़ होते ही, समझ रहे हो आपकी नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये आपका खेत है और आप इसके मालिक हैं, आपने इसे बटाई पे लगाया। तो बटाई में लगाने पे क्या होगा कि वो अपनी यहाँ पर फसल बोएगा, सब कुछ करेगा, और आप उससे कहेंगे कि आप इतना हिस्सा ले लो और मुझे ये हिस्सा दे दो, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन के बाद, तिभागा आंदोलन के बाद ये कहा गया कि यहाँ पर वो बंदा अपने पैसे लगा के सब कुछ खेती करेगा और आपको ये हिस्सा देगा और ये हिस्सा खुद रखेगा, क्योंकि उसने सब कुछ किया है, सिर्फ आपको ये किराया दे रहा है ज़मीन का। लेकिन पहले आप क्या करते थे, आप उसको ये हिस्सा देते थे और ये हिस्सा ले लेते थे। तो इसलिए 3 भाग का आंदोलन, कि खेत का 3 भाग उसी बंदे को मिलेगा जो खेती करेगा ना, तो अपना पैसा लगा के, तो वो आपके खेत में से खेती करेगा और आपको एक हिस्सा देगा और तीसरा हिस्सा खुद रखेगा। मतलब कि तीसरा हिस्सा आपको दे, एक सॉरी खेत में, जैसा मैंने वो ड्राइंग बना के दिखाया था कि तीसरा पार्ट जो होगा, 2 पार्ट अपने पास रखेगा, 3 पार्ट, और 1 पार्ट आपको देगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा बता रहा हूँ कि खेत में 30 किलो अनाज हुआ तो वो आपको 10 किलो देगा, इससे बढ़िया मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये विशेषकर कहाँ फैला, बंगाल के 28 में से 15 जिलों में। किसान सभा ने आह्वान किए, किसानों ने लड़ाई की और 50 लाख किसान आ गए और खेती और मजदूर थे इसमें, क्योंकि वो खुद खेती कर रहे थे, मजदूर थे क्योंकि उनका खेत तो था नहीं। तो 1940 में ये आंदोलन सफल हुआ और इसके बाद यहाँ पर तिभागा आंदोलन आज़ादी के बाद स्वतंत्र रूप से हुआ और इसके जो मेन नेता थे उनका नाम था भवन सिंह, ठीक है दोस्तों। क्या नाम था? कांपाराम एवं भवन सिंह, ठीक है। तो यहाँ तिभागा आंदोलन आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से तेलंगाना आंदोलन था। तेलंगाना आंदोलन जो था हैदराबाद राज्य का 1946 में, वहाँ के जो निजाम थे, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बहुत किसानों से पैसा वसूलते थे कि भाई खेती में से बहुत बड़ा कर का हिस्सा 60%, 50% पैसा आपसे ले ले। जैसे आप कमा के लाओ 10,000 रुपये कमाओ, तो मैं आपको कहूँ सरकार कहे 5,000 रुपये मुझे टैक्स दे, तो आप कितना गंदा आप कलप जाओगे, है ना। तो वैसे उनसे
जो खेती होती है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते थे। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया और किसानों की मांग थी, जो नवाब है, वहाँ के जागीरदार थे, वहाँ के राजा थे, उन्हें अनुचित करों की मांग ना करे, वो बेकार का टैक्स ना ले, क्योंकि टैक्स उतना ही होना चाहिए जो सही लगे। और यह आंदोलन 2.5 वर्ष में करीब 2000 गाँव और 40 लाख की आबादी प्रभावित थी। इसे क्रांतिकारी किसानों ने 50,000 गुरिल्ला सैनिक तैयार किया, जमींदारों के संघर्ष आरंभ किया। सैनिकों ने जमींदारों के हथियार छीन लिया और उन्हें भगा लिया। भारत सरकार द्वारा आंदोलन समाप्त हो गया। तो क्या किया, किसानों ने राजा के जो सैनिक थे उनसे हथियार छीने, भारत सरकार ने मदद की और इस तरीके से तेलंगाना आंदोलन सफल हुआ। अब भारतीय किसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हरित क्रांति के बाद आया, जब अच्छे फसल उगाई जाने लगी और भारत आयात पर निर्भर होने लगा। तब भारत का उल्टा व्यापार निर्यात होने लगा और हरित क्रांति से केवल बड़े और मंझोले किसान, कुछ ही राज्यों को फायदा हुआ। अब देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि यहाँ तक अब तक खाद्य संकट चल रहा था, हम बहुत सारा अनाज दूसरे देशों से मंगाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हम हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति मैंने आपको पीछे बताया था, उसके बाद हम भेजने लग गए दूसरे देशों में। आज हमारे पास 3-4 सालों का खाना पड़ा हुआ है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन हरित क्रांति का फ़ायदा छोटे किसानों को नहीं हुआ, क्योंकि छोटे किसान इतनी महंगी चीज़ें, ट्रैक्टर या बड़ी बड़ी चीज़ें, मशीनें नहीं खरीद सकते। तो इससे बड़े बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ, छोटे किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब तक आपको समझ में आ गया कि पुराने भारत में, अंग्रेज़ों के भारत से वर्तमान भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए और आज की स्थिति क्या है। तो देखो दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि अब आंदोलन जो होता है किसान के हित के लिए है। कि भारतीय किसान यूनियन, ऐसी अन्य कई सारी यूनियन बनाई गई है जिन्हें विभिन्न राज्यों में जाकर किसानों की समस्याओं को पहचाना और उन समस्याओं को सरकार के आगे रखा। अब आंदोलन होता है तो वो करते हैं आपके यूनियन, ना कि हर एक किसान पर्सनल जाके कर रहा है। इसमें वो मांग रखते हैं कि हमें बिजली सही दो, हमें अच्छे बीज दो, हमें साधनों का उपयोग करवाओ, हमें आवागमन, फसल लेने लाने में आसानी हो, फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस करो कि हमारी फसल इतने में बिके, उसके बाद में हमें बीमा दो। ये सब चीज़ें वो मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसानों की ये मांग है। आज भी नेता अच्छी वोट पाने के लिए अपने आप को किसान तथा खेती से जुड़ा हुआ बताते हैं, ताकि उन्हें लोग वोट दे। और किसानों के हित देखने वाले यूनियन भी राजनीतिक पार्टियों व उनके सपोर्ट में आने लगी है, जैसे किसान का फ़ायदा कम और राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि आज के टाइम में हर एक नेता अपने आप को फौज और किसान से जरूर जोड़ के दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों सिंपैथी गेन करने के तरीके होते हैं, क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि लोग, कोई भी आपको सरकार जो है ना, वो किसान से उल्टा बोलते हुए नहीं दिखाई देगी, हर आपको किसान से जोड़ के दिखाएगी। लेकिन किसानों की हालत में अब भी सुधार नहीं है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि एवरी डे 28 पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग डाई बाय सुसाइड इन इंडिया। पीपल इन द फार्म सेक्टर अकाउंटेड बाय 7.4% ऑफ टोटल सुसाइड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NCRB रिपोर्ट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है सरकार के आंकड़े द्वारा कि इतनी बड़ी आबादी, जो 28 लोग रोज़ मर जाते हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये डाटा NCRB का दिया हुआ है, जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, और इसे इंडियन पैनल कोड और स्पेशल लोकल लॉ के द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझ में आने वाली चीज़ है कि अभी भी क्या समस्या है। तो अभी भी मीडिया जो है आपको फिल्मों के बारे में, किसी बारे में 4-4 घंटे दिखाएगी, फालतू की बातें 4-4 घंटे दिखाएगी, लेकिन किसान के एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताएगी। वो ये नहीं बताएगी कि इस गांव में ये हुआ, और उनके ना बताने से ज़्यादा हमें भी कोई मतलब नहीं होता। ये बात मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि लोग इस चीज़ से खुद भी नहीं देखना चाहते, लोग इस चीज़ पर बात ही नहीं करना चाहते। कभी महीने में 1 दिन बात कर लेंगे, लेकिन रोज़ बात करने की चीज़ इनके लिए नहीं रहती। तो हमें यही देखना है कि मीडिया से ज़्यादा लोग भी इन पर ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन आप इस चीज़ को आप देखिएगा। सरकार द्वारा कई नियम बनाए जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि इससे किसान की ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, उनकी फसलों को खेत से खरीद लिया जाएगा, उनकी फसल को क्षति पहुंचने बीमा दिया जाएगा, कमी कर देंगे। परंतु ये सब बातें धरातल पर सच नहीं होती। देखो, किसान के पास कभी भी ये चीज़ नहीं पहुंच पाती, वरना किसान क्यों आत्महत्या करे, यहाँ पर सीधी सी बात है। अतः हम कह सकते हैं किसान संगठन एवं आंदोलन किसान के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य किया है, परंतु यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद भी किसान की समस्याओं में कोई कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता के पहले और बाद कोई खास रिजल्ट नहीं आए हैं। राजनीतिक दल किसानों का स्वार्थपूर्ण राजनीति का मोहरा मात्र बन गए हैं। तो जो किसान के लिए बात लेके आगे जाने वाले यूनियन है, वो अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो गए हैं, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ गए हैं, और ये जाति धर्म के शिकंजे में भी जकड़ गए हैं। राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं को हल करने का कोई विशेष ध्यान नहीं देता। आज के टाइम में भी हम कोशिश नहीं करते कि साइंस से खेती को जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। तो हम दुनिया में अगर देखें तो खेती में बहुत पिछड़ गए हैं।
बाहर के देशों में अगर आप देख लीजिए, यहाँ तक कि अगर आप एशिया से बाहर निकल जाइए तो आप देखेंगे किसान या खेती इतना बड़ी समस्या दूसरे देशों में नहीं है। वहाँ पर एक बहुत अच्छा पैसा आ जाता है खेती करके, लेकिन हमारे भारत में अभी भी ये समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा दोस्तों कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ पूछो। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।